हमने स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट को जो सीखा है, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, उसमें हमने एक सीखा है कि एक तो उसकी अरेंजमेंट फी कैपिटलाइज होगी, ये एक बात सीखी। एक बात सीखी जिसका इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम का जब मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन हो रही है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हो। अगर उसके अंदर सस्पेंशन आ जाए और वो नॉर्मल सस्पेंशन ना हो तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करते, नॉर्मल सस्पेंशन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं। फिर हमने देखा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर हम व्यक्ति तौर पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो रिमेनिंग लोन होता है हमारा, उसकी जो अमाउंट है उसको हम माइनस कर देते हैं, वो भी सिर्फ उसी टाइम की जिस टाइम के लिए वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होता है, उसी टाइम की इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करनी होती है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा कि सस्पेंशन पीरियड कौन कौन सा नहीं लेते, उसको सस्पेंशन नहीं मानना, उसको नॉर्मल टाइम मानना है। वो कौन सा है कि अगर पार्ट ऑफ द वर्क प्रोसीजर हो या रूटीन की स्टॉपेज हो, जैसे मॉनसून, रूटीन की जो बारिशें हैं उसकी वजह से अगर होता है स्टॉपेज तो नहीं, वो सस्पेंशन नहीं होगा। बट अगर रूटीन से हटके होता है, अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो जाती हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम कहते हैं अबनॉर्मल स्टॉपेज आ जाए, तो फिर हम उसको सस्पेंड कर देंगे। फिर हमने देखा कि व्हेन कैपिटलाइजेशन स्टार्ट, ये हमने सीखा, व्हेन कैपिटलाइजेशन स्टार्ट। अब इसके बारे में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आपने बुक में पढ़ा होगा तो कुछ और लाइनें लिखी होंगी, लेकिन उनका बैक एंड पे मतलब यही बनता है। अगर पेपर में लिखना आ जाए तो वो लाइनें लिखनी है, और अगर वैसे पेपर में आ सकता है, लेकिन अगर आप ये भी लिख दोगे ना तो आई कैप गलत तो नहीं करेगा। वो कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही हो या हो चुकी हो, मतलब क्या है इसका, लोन ले चुके हो, लोन ले चुके हो, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर चुके हो, और उसके लिए कोई भी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के लिए कोई भी पेमेंट हो चुकी है। इवन के आपने अगर कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है ना, कंस्ट्रक्शन परमिट कि यहां पर मैं चीज बनाना चाहता हूं, उसके लिए कोई आपने पेमेंट की है तो वो भी पेमेंट हो चुकी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने ईंटें खरीद के आए हो तो पेमेंट हुई है, या कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए हैं तो नहीं, उस एक्टिविटी के लिए कोई भी पेमेंट हो गई है तो वो पेमेंट कंसीडर हो गई है, पेमेंट मेड। फिर हमने कहा कि आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है ना, वो तकरीबन सारे ही फंड है, और तीन तरह के फंड होते हैं। पहला फंड आपके पास सपोज दैट पड़ा हुआ है इक्विटी, मतलब अपन लोन लिया हुआ नहीं पैसा, जाती पैसा बिजनेस का, तो सबसे पहले जब कभी पेमेंट करनी आ जाए तो इसमें से करें। नंबर टू, स्पेसिफिक बोरोइंग। उसके बाद है कि जनाब अगर इक्विटी फंड नहीं है और नॉर्मल नहीं होता तो फिर आप कैसे करेंगे, स्पेसिफिक बोरोइंग से। और अगर ये भी नहीं है तो एंड पे क्या करेंगे। अब जनरल बोरोइंग कोई आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेकर नहीं रखा हुआ, वो तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी इसको बोलते हैं। अब जनरल बोरोइंग स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा जाग जाओ और एक्टिव रहो। जनरल बोरोइंग में हमने ये देखना है, पहली बात तो यह है कि ये स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए या क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया हुआ, स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया हुआ। ये बात ओके होगी। अगर तो आपके पास पहले ये होते कौन कौन से हैं ये लिख लो, मोस्टली क्या क्या होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट,
रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, या यूज फॉर अदर पर्पस आल्सो, मतलब किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो और यहां पर भी पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक होगी बात। अब पहली बात तो एक आप बताएं मुझे, स्पेसिफिक हम लोन लेते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज करते हैं? जिस दिन शर्त पूरी हो जाए उस दिन से लेकर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक माइनस सस्पेंशन पीरियड। बात समझ लगी? कब से कैपिटलाइज इंटरेस्ट करना शुरू कर देते हैं? जब कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी वाली कंडीशन भला? कैपिटलाइजेशन वाली। कैपिटलाइजेशन वाली, अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन वाली शर्त पूरी हो जाए उस दिन से लेकर जब एसेट कंप्लीट होता है तब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं माइनस सस्पेंशन पीरियड। इसके अलावा और कोई बात नहीं सोचते। ठीक है, हम कब पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को नहीं कर रहे, इसका कोई रोल नहीं है। पेमेंट का रोल कहां पर चला जाता है? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम क्या। ये बात ओके है। अब आ जाती जर्नल बोरिंग। जर्नल बोरिंग तो स्पेसिफिकली है ही नहीं। जर्नल बोरिंग से मुराद है कि हमने अपने ही लोन में से पैसा निकाल के क्वालिफाइंग एसेट के लिए पेमेंट करनी है। अब मुझे आप बताओ इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज सारा तो नहीं कर सकते, ये तो हमें पता है कि सारा कैसे करेंगे, क्योंकि वो सारा तो है ही नहीं इसके लिए। अब मिसाल के तौर पर इसके लिए वो शरायत पूरी होना जरूरी नहीं, वो सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए होती है। इसके लिए क्या शर्त पूरी होगी? जिस दिन जर्नल बोरोइंग का पैसा आप निकाल के अपनी पेमेंट करोगे उस दिन उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब जरा और एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 5 तारीख को या 1 तारीख को पैसे निकाले और कॉन्ट्रैक्टर को पे किए क्वालिफाइंग एसेट के लिए। आपने पैसा ले लिया जर्नल लोन से, अपनी पेमेंट कर ली क्वालिफाइंग एसेट की, उस दिन उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर सस्पेंशन पीरियड है वो निकल जाएगा। इसके ऊपर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आती क्योंकि ये तो इसका फंड ही नहीं है। इसकी अरेंजमेंट फी भी कैपिटलाइज नहीं होती। इसकी अरेंजमेंट फी अगर आ जाए वो भी एक्सपेंस में जाती है, और इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आ जाए वो भी एसओपीएल के जाती है। इसका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो भी एसओपीएल के अंदर जाता है, सिवाय उसके जिस दिन पैसा लिया उस पैसे के ऊपर सिर्फ, पूरे लोन के ऊपर नहीं, जितना पैसा लिया उस पैसे के ऊपर जिस दिन इस्तेमाल हुआ उस दिन से लेकर एसेट कंप्लीट होने तक जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस ये वाला जो भी करने लगे, अगर आपके पास जर्नल बोरिंग, सिंगल जर्नल बोरिंग है, सिंगल जर्नल बोरिंग, तो गिवन रेट यूज्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट, गिवन रेट यूज एज कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब हमने उसी रेट के ऊपर कैपिटलाइज करना शुरू कर देना है। अगर आपके पास मल्टीपल जर्नल बोरोइंग है, मल्टीपल जर्नल बोरोइंग है, फिर आप फाइंड करोगे, कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइजेशन रेट। अगर एक ही जनरल बोरिंग है तो जो रेट गिवन होगा वही, उसी रेट को हमने कैपिटलाइजेशन रेट के तौर पर इस्तेमाल करना है। अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है, अब बोले जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें एक से ज्यादा बैंकों के अंदर अकाउंट होते हैं, वो एक से ज्यादा लोन ले चुके होते हैं, फिर वो कहीं से भी पैसे पे कर देते हैं,
किसी भी बैंक के अकाउंट से पैसे, वो किसी भी लोन से पैसे पे कर देते हैं, फिर हम एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट इस्तेमाल करेंगे। पूरा नाम क्या है? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट को कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। 2-3 तरीके बताता हूँ, बड़े ध्यान से सीखना, वैसे भी एंजॉय करने वाली चीजें हैं ये। अगर नींद आ रही है तो दरवाजा खोल देते हैं, ये बंद कर देते हैं, ठीक है सब मामला। देखिए अगर इन केस, क्योंकि इस मौसम में ना ये हबस होती है, तो वो हबस से ना सुस्ती आ जाती है, नींद कंट्रोल में नहीं रहती। ऑटोमेटिक ये ह्यूमन नेचर है, यानी एक इशू, एनवायरमेंटल इशू कह ले। तो अगर ऐसा है तो हम खिड़की खोल के, दरवाजा खोल के एसी बंद कर देते हैं, फिर नॉर्मल, ठीक है। नहीं नींद आ रही, अच्छा नींद आ रही, चल चल। अच्छा जरा फिर फोकस करना। आपके पास 3 बैंक है, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है और एक बैंक सी है। आपने उन बैंकों से लोन लिया हुआ है। बैंक ए से लोन लिया हुआ है आपने 1 लाख, बैंक बी से आपने लोन लिया हुआ है 3 लाख और बैंक सी से लोन लिया हुआ है आपने 2 लाख। रेट, बैंक ए से जो आपने लोन लिया हुआ उसका रेट है 10%, बैंक बी का रेट है 12% और बैंक सी का रेट है 14% का लेते हैं। अगर हम इसका कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना चाहें, कैपिटलाइजेशन रेट, तो करेंगे क्या? एक तो आपने लिखना है, फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ये चीज अगर आपको आ जाए ना कॉन्सेप्ट, तो आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं। इंटरेस्ट फॉर द ईयर का तो मतलब पता है ना, इस साल का इंटरेस्ट, इस साल का कितना इंटरेस्ट बनता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट फॉर द ईयर। हाँ जी बताओ कितना इंटरेस्ट बनता है? 10,000 और 36,000 और 28,000। अब सारा इंटरेस्ट प्लस कर ले, सारा इंटरेस्ट प्लस कर ले, कितना? 74। अब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन। इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन। तो लोन कितना है जी? 6 लाख। 6 लाख पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर 12.3। अब आप जर्नल बोरोइंग से जब भी अमाउंट निकालोगे 12.3% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि 3 इंटरेस्ट है। अगर तो कोई सिंगल बोरोइंग होती तो जो रेट गिवन होता वही ले लेते। अब ये सिंगल तो है ही नहीं, ये तो रेट 3 रेट है, तो हम किस रेट से कैपिटलाइज करेंगे? एवरेज रेट से। एवरेज रेट फाइंड करने का क्या तरीका है कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन, वेटेड एवरेज लोन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। एक और क्वेश्चन लिखिए फिर पता चल जाता है वेटेड एवरेज का आपको मतलब आता है। ये तो सिंपल है ना, इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, बैंक ए बी सी डी, loan taken 1/1/2022, 1/7/2023, 1/1/2024, 1/4/2024।
अमाउंट, लोन की अमाउंट भी लिख लेते हैं 4 लाख, फिर 3 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, 8 लाख कर लो। रेट 12%, 15%, 10%, 11%। loan of bank B repaid at 30th June 24। इसका मुझे फाइंड करके दें। फाइंड weighted average capitalization rate of 2024। हाँ जी, 2024 का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की कोशिश करें, देखते कितना आता है आपका। दो 2024 का निकाल। गलत सही कोई चक्कर नहीं, जो आपका दिमाग है वो निकाल दें, जो कुछ। महमूद उल हसन की आंख नहीं खुली, मौसम ऐसा था ना। हो गया कितना? फाइंड क्या करना है? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। और आप क्या कह रहे हो? 2,03,000। अच्छा, आपने ट्रस्ट फाइंड किया 9.3। जहां से आप कहते हो ना, ये वहां से आई है। एवरेज रेट हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एवरेज हमेशा दरमियान में कहीं होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15% से ज्यादा हो और 10% से कम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना? 10.15 आ सकता है, ये पॉसिबल है। अपना 2024 का साल हमारा है, दिसंबर। $10.6। 10.45। 12.85।
हाँ सर, 10.6। अफीफ कितना? देखें, अच्छा इसकी जो बैकएंड पे टेक्निक है ना, वो आपने रखनी है इंटरेस्ट फॉर द ईयर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ही हल कर देता हूं। सबसे पहले आपने जब डेट गिवन हो ना, जब डेट गिवन हो, आपने पहले लिखना है, एक कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग लोन का। किसका कॉलम बनाना है? आउटस्टैंडिंग लोन। ये कोई नई चीज नहीं है। फिर उसके बाद आपने कॉलम बनाना है इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ये जो इंटरेस्ट फॉर द ईयर है ना, इसका मतलब है ये पूरे साल का इंटरेस्ट इतना बनता है जो हमने पे करना है। और आउटस्टैंडिंग लोन के पीछे भी लॉजिक वही रखना है। आप मुझे बताएं, 4 लाख के ऊपर 2024 के अंदर कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? पूरे साल का आएगा। ये बात समझ लग गई? अगर पूरे साल का आएगा तो आउटस्टैंडिंग लोन पूरा आएगा, और इसके ऊपर 12% अप्लाई कर दोगे तो वो उसका इंटरेस्ट बनता है 48,000। ये बात समझ लगी? फिर 2023 वाला जो 17/2023 को आपने 3 लाख का लोन लिया है, वो 2024 में उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लोन ऑफ बैंक बी रीपेड एट 30 जून 2024। इसका मतलब है बैंक बी वाला 2024 के अंदर पूरा साल हमारी लायबिलिटी नहीं रहा, 6 महीने बाद तो पे कर दिया। तो क्या 2024 के अंदर 3 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा या 6 महीनों का? अगर 6 महीनों का आएगा तो भला तरीकाकार क्या होगा? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये होता है वेटेड एवरेज लोन। कि जितने टाइम का इंटरेस्ट लेना है, लोन को भी उतने टाइम पे वेट करना है। अगर टाइम इंटरेस्ट 6 महीने का है ना, लोन को भी आपने 6/12 कर देना है। अगर इंटरेस्ट 3 महीनों का है तो लोन को भी 3 महीने का वेट कर देना है। जितने टाइम का इंटरेस्ट उस साल में, उतने ही टाइम का लोन। तो लोन कितना आ गया? 1.5 लाख। अब 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर लो, एक तरीका। या जो आउटस्टैंडिंग लोन है डायरेक्ट इसका 15% ले लो। नहीं समझ लगी ना? देखें, वो भी तो 6/12 हुआ पहले। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग लोन अगर गिवन हो ना, कभी कभी वो डायरेक्ट वेटेड लोन या आउटस्टैंडिंग लोन दे देता है डायरेक्ट ही, उसके ऊपर फिर डायरेक्ट रेट अप्लाई कर देता। और अगर टाइम गिवन है तो टाइम, जितने टाइम का इंटरेस्ट उतने टाइम का लोन। हाँ जी, कितना है? 15%। फिर उसके बाद आप मुझे बताएं 2000 बैंक सी का 2024 के अंदर कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? पूरे साल का आएगा, तो लोन भी पूरा और उसका इंटरेस्ट भी पूरा। और फिर बताएं 8 लाख के ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा उस साल में? तो लोन भी 9 मंथ का, बात ही खत्म। कितने टाइम का इंटरेस्ट उतने टाइम का लोन। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना? 66,000। और इसका 11% ले लो। अच्छा, लोन 6 लाख है। लोन 6 लाख है, इंटरेस्ट 66,000 है। अब ये है आपका आउटस्टैंड वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन, और ये है आपका इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर टोटल इंटरेस्ट है, टोटल। इसमें से जितना हम कैपिटलाइज करेंगे वो चला जाएगा एसेट की कॉस्ट के अंदर, इसमें से माइनस करके जो बाकी आएगा वो किधर चला जाएगा? एसओपीएल के अंदर। तो बताएं जरा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया? 1865। और ये कितना आ गया?
16 लाख। अब इनको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 186,500 डिवाइड बाय 16,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना 11.3। हाँ जी, अगर कभी कभी वो खुद वेटेड एवरेज लोन खुद ही दे देगा, फिर डायरेक्ट रेट अप्लाई कर देंगे, फिर तो टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर टाइम गिवन हो तो जितने टाइम का इंटरेस्ट हो साल में आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर द ईयर के अंदर 15 महीने भी आ सकते हैं, 15 मंथ का इंटरेस्ट आ सकता है। फॉर द ईयर में एक साल से ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि ऐसे जैसे बंदे के वहां पेपर में ना, बंदे का दिमाग काम तो कर नहीं रहा होता। ये 2022 का है, हम 2024 में हैं, और ये ना कहना कि 2022, 23, 24 3 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो फिर काम खराब। हाँ, अगर उसका 3 सालों का लेना तो फिर लोन को भी 3 साल पर वेट कर देना, फिर भी आंसर बराबर आएगा, लेकिन वो तरीका गलत है। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट फाइंड करना आ जाएगा जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए। चल एक और सवाल करके दे दें ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। बैंक है ए, बी, सी और डी, लोन की डेट है 1/1/23, फिर है 1/1/24, फिर है 1/7/24, फिर है 1/4/25। loan of bank A paid at 30th September 2025। आधा लोन पे कर दे या पूरा पे कर दे? आधा भी पे कर हो सकता है, फिर आधा, बाकी आधे के ऊपर पूरे साल के आउटस्टैंडिंग का इंटरेस्ट ले लेंगे, और लोन भी पूरे साल का आता, और आधे को फिर 2 हिस्से कर देंगे, लेकिन अभी पूरे पे कर देते। वैसे आपके सिलेबस में ये लेवल 2 का है ही नहीं, लेवल 1 का है, बेसिक लेवल का है। फिर वो ज्यादा कुछ पढ़ाएंगे तो फिर वो आप लोग परेशान हो जाओगे, अभी वो टाइम भी नहीं है आपको परेशानी देने का, बस थोड़ी थोड़ी परेशानी बस। फाइंड कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। मुझे 2024 का भी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके दें और 2025 का भी फाइंड करके दें, अमाउंट भी लिख ले। लोन है जनाब, आप फाइंड कर रहे थे एट द रेट ऑफ 14%, 8 लाख, एट द रेट ऑफ 15%, 16 लाख, एट द रेट ऑफ 16%, और 5 लाख एट द रेट ऑफ 12%। करो जरा।
कितना? पहले का 15.09, दूसरे का 11.0, दूसरे का 11.0। 11 कैसे आ गया? 11 तो आ नहीं सकता। एवरेज कभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नहीं हो सकता। चलो देखिए जरा, पहले हम स्टैंडिंग लोन देखें। 2024 के साल में बैंक ए का कितना इंटरेस्ट आएगा? कितने टाइम का आएगा? पूरे साल का। अगर पूरे साल का है तो लोन भी पूरा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पूरा। यहां पर 14% लिख लेते हैं और आगे अमाउंट बता दें कितनी आ गई? 84,000। फिर 2024 में बैंक बी का कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? पूरे साल का 8 लाख। रेट यानी अमाउंट भी पूरी, इंटरेस्ट भी पूरा। कितना? 1,20,000। फिर बैंक सी का 6 महीने का, तो 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ब्रेक कर दो, 8 लाख। और 8 लाख के ऊपर 16% ले लो, 128,000। ये तो हो गया 2024 का साल। और 2024 में हमने ये सारे इकट्ठे कर लिए। ये हमारा कितना बन गया? 22 लाख। और इंटरेस्ट कितना बन गया? 332। अब इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना? 15 पॉइंट जो भी आ रहा है 15.09। अब दूसरी बात सुनो। अब अगर हम इसको अगले साल लेकर जाते हैं तो बैंक ए का 2025 में क्या पूरे साल का आएगा या 9 मंथ का आएगा? 9 मंथ। अगर इंटरेस्ट 9 मंथ का है ना तो लोन भी 9 मंथ। तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 4,50,000। और इसका 14% ले लेते हैं, 60। ये बात समझ लग रही है? फिर बैंक बी 2025 में कितना इंटरेस्ट आ गया इसका? पूरे साल का 8 लाख का 15%, 1,20,000। फिर 16 लाख 2025 में पूरा साल आएगा 256,000। और एक और भी लोन आ गया 5 लाख। कितने टाइम का आएगा? तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 370। और इसका ले ले 12%, 45। इंटरेस्ट का टोटल, लोन का टोटल 484। और ये कितना आ गया? 322। डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ओके हो गया? गलती बदल आ गई। चल अच्छा, ये तो था कि कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना अगर एक से ज्यादा जनरल बोरोइंग के रेट हो। स्पेसिफिक बोरोइंग एक से ज्यादा हो, हर एक का अपना अपना लोन आएगा, उसका कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड नहीं करना। स्पेसिफिक का बस शर्तें पूरी हो, इंटरेस्ट पूरे टाइम का आ जाता है। बट जनरल बोरोइंग में कैपिटलाइजेशन रेट भी तब आता है जब मल्टीपल बोरोइंग हो। ठीक होगी बात?
चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लोन फ्रॉम बैंक ए ₹400,000 taken at 1125 for construction of a building. Surplus fund invested at the rate of, इसका भी रेट ले लें 15% और इसका ले लें 8%. Any shortage? In payments made from general borrowing. जनरल बोरिंग बैंक ए, बैंक बी. दोबारा कह रहा हूं, ये सिर्फ जनरल बोरिंग का कैपिटल रेट लेना होता है. अगर स्पेसिफिक बोरिंग हो तो उसका अपना अपना रेट आता है, जो गिवन हो उसका एवरेज नहीं फाइंड करते. और बैंक सी, बैंक ए का लोन है 4 लाख एट द रेट ऑफ 16%. बैंक बी का 3 लाख एट रेट ऑफ 12%. और बैंक सी का 1 लाख at the rate of 10%. Payment to contractors. One 2025 1 लाख. 1/4/25 250,000. 1/7/25 300,000. 1/9/2025 200,000. December 25 100,000. During August, work remain suspended. Building completed at 30th November 2025. Find borrowing cost to be capitalized. हाँ जी, क्वेश्चन लिखा गया या लिखा जा रहा है? चलो लिखो जल्दी जल्दी. शुरू यहाँ से हो. विजिबल है ये पूरा सवाल है.
डन। नींद भगा रहे हो? ऐसे कैपिटलाइजेशन तो रेट फाइंड कर लो, क्योंकि उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। रेट जिधर सीधा सीधा है, कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके रख लो, ताकि फिर हम क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू कर दें। तो लेकिन यहाँ बताया तो है नहीं शॉर्टेज कौन सा नाम वो खुद ब खुद पता चल जाए। जब पेमेंट कर रहे होंगे ना, तो जैसे स्पेसिफिक खत्म होगी, जनरल बोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो गया? अगर जनरल लोन की डेट ना बताई हो ना, तो इसका मतलब पूरा साल आउटस्टैंडिंग है। बताई होगी तो डेट कंसीडर करेंगे, नहीं बताई होगी तो पूरा साल। ये फर्स्ट केस मैंने इस तरह से बताया था। करें स्टार्ट। अच्छा, कैपिटलाइजेशन रेट अगर आपने फाइंड कर ली तो बता दें। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कितना? 13.75%। चलिए जी, क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं, और ये तकरीबन अच्छा सवाल है। फिर बहुत अच्छा एक ही इसका सवाल है, बाकी सारे छोटे छोटे और बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम एक तो फाइंड कर लेते हैं ना, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बाकी दो चीजें भी हम फाइंड करेंगे। एसेट की कॉस्ट भी इसमें फाइंड करेंगे, और जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम एसओपीएल के अंदर जाएगी वो भी हम फाइंड करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पे आ जाए जरा। सबसे पहला वर्किंग नंबर 1 आपने की, कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड कर। दूसरा अब आप सवाल हल करते हैं, या वर्किंग नंबर 2 भी कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 भी कर ले। वर्किंग नंबर 1 आपने, ये वर्किंग है सारी, और वर्किंग आपको पता है पेज के दूसरे हिस्से पे करते हैं। फर्स्ट पेज पे आपने अपना सोल्यूशन लिखना होता है। वर्किंग नंबर 1, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट वो आपने फाइंड कर लिया। वो कितना आ गया? 13.75%। पूरी वर्किंग यहां शो हो जाएगी। वर्किंग नंबर 2, टेम्परेरी इनकम या टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम क्या तरीकाकार हमने कहा था? डेट, बैलेंस, रिमेनिंग लोन, मल्टीप्लाई बाय रेट, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने लोन किस दिन कैपिटलाइजेशन वाली डेट स्टार्ट हुई? 1/1/25, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ। पेमेंट की डेट भी वही है, लोन लेने की डेट भी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बारे में नहीं बताया, मतलब वो पहले फुलफिल्ड है। जो डेट नहीं बताई होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो गिवन डेट होगी बस उसको कंसीडर करेंगे। 1/1/25 से लेकर अगली पेमेंट देखते हैं, या साल का एंड देखते हैं, विच एवर इज अर्लियर, नेक्स्ट पेमेंट या ईयर एंड, सॉरी एसेट कंप्लीशन। एसेट कंप्लीशन या नेक्स्ट पेमेंट। नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 1/4/25। कितना लोन था आपके पास? पेमेंट कितनी हो गई? 1 लाख। आपके पास कितना लोन बच गया? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख के ऊपर रेट क्या है?
8%। टाइम कितना है? 3/12। कितना आ गया? 4 लाख का लोन लिया, 6,000। जी 4 लाख का लोन लिया था, 1 लाख की पेमेंट उसी वक्त हो गई। ये तो जर्नल देखे ना, लोन हमने कितना लिया था? 4 लाख, और 1125 को 1 लाख की पेमेंट भी है, तो 1 लाख तो हमने पेमेंट कर दी, बाकी हमारे अकाउंट में कितने पैसे रह गए? जो लोन लेकर हमने कहा जमा करवा देने हैं? अकाउंट के अंदर ही। अब हमारे अकाउंट में था 3 लाख, और 3 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक नेक्स्ट पेमेंट ना आ जाए या एसेट कंप्लीट ना हो जाए। अब 1425 से लेकर नेक्स्ट पेमेंट 1725, पेमेंट कितनी है? 2,50,000। हाँ जी, कितना बच गया? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, मल्टीप्लाइड बाय कितना? अच्छा, इसमें अगर कभी सस्पेंशन पीरियड आ जाए तो उसको भी फोकस करना है। 1,000। 1725 से अगली डेट 1920 कितनी पेमेंट की? इसका मतलब है पैसे खत्म हो गए। आपने पेमेंट 3 लाख की थी, आपके पास पड़ा 50,000 हुआ। इसका मतलब है आपने जर्नल बोरिंग से कब और कितनी पेमेंट की? जर्नल बोरिंग को की कब और कितनी पेमेंट की? 2,50,000 1725। नहीं समझ? देखिए, हम ये पेमेंट वाली डेट होती है, ये पेमेंट वाली डेट होती है। हमने 1725 को 3 लाख पे किया, हमने लिखने लगे 3 लाख, लिख भी लिया, हमारे पास 250,000 नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव के ऊपर हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट किए, नेगेटिव मतलब हमारा फंड खत्म हो गया, 2,50,000 नेगेटिव में चला गया। ये 2,50,000 हमने कहां से पे किया? जर्नल बोरोइंग से। कहां से पे किया? जर्नल बोरोइंग से। अब जर्नल या तो यहां से ही एज डे शुरू कर दो जर्नल बोरोइंग, इसको इधर क्लोज करो, या जर्नल बोरोइंग की अलग से हेडिंग बना दो, वर्किंग नंबर 3 जर्नल बोरोइंग कॉस्ट। बचा है नहीं, मतलब जो हमने तो 50,000 का 8% 3/12 किसके ऊपर लिया हुआ है? अच्छा लो, ठीक है, ठीक है। मैंने 50,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम कब तक लिया है? 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है। अब 1 जुलाई 2025 को मैंने 3 लाख पे किया, जिसमें से 50,000 मेरे पास पड़ा हुआ था स्पेसिफिक का, वो भी गया। 2,50,000 मैंने कहां से पे किया? जर्नल बोरोइंग से, तो वो मैं 3 महीनों का ले चुका हूं। ठीक होगी बात? आगे चलते। वो इधर इधर जी, जर्नल बोरोइंग में मैंने 2 ही बातें सोचनी है, कब और कितनी पेमेंट की। कब पेमेंट की? 1725 को। कितनी पेमेंट की? 2,50,000। डन। अब जरा इस पर भी फोकस करिए, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। ये 2,50,000 के ऊपर रेट कौन सा आएगा? वेटेड एवरेज। टाइम कौन सा आएगा? अब देखें, नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट, मूवमेंट से क्या मतलब? कभी कभी ऐसा होता है जनरल बोरिंग, हमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है, हम जनरल बोरिंग के पैसे वापस पे कर देते हैं, इसलिए मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब 2,50,000 के ऊपर उस वक्त तक 13.75% लगेगा, जब तक ये जनरल बोरिंग रहे, इतना 250 रहेगा। लेकिन कल को अगर और पैसा भी पे कर दे, क्योंकि स्पेसिफिक फंड तो हमारा खत्म हो गया, अगर और कुछ 1 लाख पेमेंट कर देते हैं, 3 लाख पेमेंट कर देते हैं, वो अब कहां से पेमेंट किया करेंगे? जनरल बोरिंग से, और जनरल बोरिंग इसमें ऐड होती रहेगी। ये ऊपर वाले हिस्से में वो माइनस होता रहता था। अब क्योंकि पैसा ले रहे हैं, लोन हमारे ऊपर पड़ रहा है,
उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इसलिए ऐड होता जाए। हाँ जी, ये कब तक 250 तक के ऊपर रेट लेंगे? नेक्स्ट पेमेंट कब की? 1/9/2025 मल्टीप्लायर बाय 1/12। मतलब 1/12 क्यों? क्योंकि अगस्त का महीना तो सस्पेंशन था। अगस्त का महीना बनते 2 महीने हैं, लेकिन उसने कहा था ड्यूरिंग अगस्त वर्क विल रिमेन सस्पेंडेड। क्वेश्चन के अंदर देखें, वर्क विल रिमेन सस्पेंडेड, तो अगस्त के महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। कितना आ गया? हाँ, कैपिटलाइजेशन करते वक्त सस्पेंशन पीरियड कंसीडर करते हैं। कैपिटलाइजेशन चाहे वो जो मर्जी है, चाहे वो स्पेसिफिक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम है, चाहे वो जनरल बोरोइंग कॉस्ट, जब भी कैपिटलाइजेशन का केस होगा वो सस्पेंशन पीरियड जरूर लेना। कितना? 2865। फिर आ जाएगा 1925 से कब तक? 30 नवंबर तक। ये बात तो कंफर्म है ना कि ईयर एसेट कंप्लीट होने से आगे नहीं जाता। और अगर 2 साल हूं, अगले साल भी जा रहा हो तो उसको स्प्लिट करके लिखना है, पिछले साल तक और अगले साल का अपने साल। अच्छा, 19 को कितनी पेमेंट की? 2 लाख। टोटल कर्ज कितना हो गया? 50,000 या 4,50,000? अब 4,50,000 हमने जनरल बोरोइंग का इस्तेमाल कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 13.75%, मल्टीप्लाई बाय टाइम 9 10 11 3 बाय कितना? 15469। ये हमारा जनरल बोरोइंग का भी केस है। कितना? 18 अब ये तो वर्किंग की है सारी, और इधर एक इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग की है, एक जनरल बोरोइंग कॉस्ट की वर्किंग की है, और एक कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग होती है। मेन 3 ही है। अब पहले तो इसमें अगर कोई बात आपने पूछनी है ना, कोई परेशान कर रही है बात, आप वो पूछ लें, फिर मैं इसको सवाल के फॉर्मेट पे जाता हूँ। आपने 250 पहले इस्तेमाल किया लोन का, तो उसके ऊपर 13% इंटरेस्ट हम दे रहे थे। 2 लाख और इस्तेमाल कर लिया तो लोन कम हो गया, ज्यादा हो गया? पे किया है ना, तो लोन पेमेंट क्या कर रहे हैं ना, किसके लिए? लोन की पेमेंट नहीं कर रहे, क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा हो रहा है हमारा। तो जैसे जैसे क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा होगा उसका लोन बढ़ता जाएगा। गुड, बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो भाई। मैंने सवाल में वैसे ही, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत सवाल किया आपने। अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे दिमाग में ये बातें आती होती थी तो मैं रट्टा लगा लेता होता था। देखें इस नेचर, देखें इस सवाल में हमारे अकाउंट में हमने 4 लाख का लोन मंजूर करवाया और हमारे अकाउंट में आ गया। अब उसने कहा कि जब तक आपके पैसे मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे ना, मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। हमने कहा अच्छी बात है। हमने उसमें से 1 लाख उसी वक्त निकाल के पेमेंट कर दी। बाकी हमारा अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 3 लाख। वो 3 लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देता रहेगा, ऐसा ही है। फिर आगे चलते हैं। फिर 250 और हमने निकलवा लिया, हमारा बैंक अकाउंट में कितना रह गया? 50,000। फिर 50 भी निकाल दिया और बाकी 2.5 लाख बैंक को ओवरड्राफ्ट करके दे दिया। यानी अब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। अब हमने लोन, हमारा पहले पैसा पड़ा था तो उसके ऊपर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही थी। अब हमने पैसा लेना शुरू कर दिया है। पहले भी लोन लिया था, वो स्पेसिफिक था। अब जनरल बोरोइंग का हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से 2.5 लाख लिया, फिर 2 लाख और ले लिया। तो जैसे जैसे पैसा लेते जाएंगे हमारा लोन बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? बट वो हमारे पैसे पड़े थे, वहां से पैसे पेमेंट कर रहे थे तो पैसे कम हो रहे थे हमारे। अब हमने लोन लिया हुआ है तो जैसे जैसे पेमेंट करते हैं कि ये लोन बढ़ता रहेगा जनरल बोरोइंग के अकाउंट से। सॉरी, हाँ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रह गया, जनरल तो आ गया, जनरल तो आ गया ये। अब आ जाए जी। एक सवाल था, वहाँ पे उसने बताया था कि वेटेड एवरेज को फाइंड करते हुए एक बैंक ए
उसके जो है ना सस्पेंशन पीरियड आ गया, उसके जो है क्लाइंट वगैरह ने स्ट्राइक वगैरह किया, तो वो सस्पेंशन है, उसमें क्या कंसीडर नहीं होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन है, क्लाइंट स्ट्राइक पे चला जाएगा, ये नॉर्मल है। नहीं, लेकिन ये तो वेटेड एवरेज फाइंड करते हुए वहां भी देंगे। वेटेड एवरेज फाइंड करते वक्त कोई सस्पेंशन नहीं लेते, कैपिटलाइजेशन करते वक्त सस्पेंशन लेते हैं। ये नहीं मैं कह रही हूँ, वेटेड एवरेज करते हुए उस बैंक के बारे में बताया था, तो जब हम रेट फाइंड करते हैं ना उसका कैपिटलाइजेशन का, तो वहाँ बताया हुआ था कि जो बैंक ए के थे ना, इतना टाइम बताया था इतने महीने के लिए, जब हमने बैंक ए के चले जाए ना स्ट्राइक पे, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अपनी लेबर स्ट्राइक पे चले जाए, हमारा काम रुक जाए, बैंक को बैंक तबाह हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकनी चाहिए, हमारी कंस्ट्रक्शन रुकेगी तो मसला है। सस्पेंशन पीरियड का हम सस्पेंशन पीरियड कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करते, पहली बात तो ये कैपिटलाइजेशन रहते वक्त, जब वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते हैं उस वक्त कुछ नहीं इस्तेमाल करते, वो तो नॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि उसमें फॉर द ईयर ले रहे होते हैं, सस्पेंशन नहीं लेते। अच्छा, तरीका कार खोलने वापस आए जरा। अच्छा ना, ये सवाल जितने भी आपके दिमाग में आते हैं ना, साथ साथ क्लियर करते हैं ताकि ये इकट्ठे ना हो, थोड़ा थोड़े सवाल जो भी इकट्ठे होते जाए ना, साथ साथ निकालते जाओ। देखिए, हमने फाइंड क्या करना है, मेन पहले जो चीज फाइंड करते हैं वही करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। फाइंड क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, एक अरेंजमेंट फी, वो है ही नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो होता ही है, आपने 4 लाख का लोन लिया था 15% के हिसाब से, और 11 महीनों का 10 महीनों का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये बात ओके हुई। स्पेसिफिक बोरोइंग में जिस दिन कैपिटलाइजेशन की शर्त पूरी हो से लेकर एसेट के कंप्लीट होने तक अगर सस्पेंशन पीरियड है तो वो माइनस कर देना है, और अगर 2 साल है तो उनको अलग अलग कर देना। कितना? 7,000 50,000 8% टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसने हमें 15% के हिसाब से लोन दिया है। अच्छा, सवाल में लिखा नहीं, लिखा हुआ है, तेरा ध्यान कहीं और था, यही सवाल है, ये 4 लाख है, मैंने बाद में लिखा था, सवाल बड़े जबरदस्त रेज हो रहे हैं, खाली दिमाग के साथ जैसे बंदा बैठा हो। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, वर्किंग नंबर 2। हाँ जी, बताओ जरा, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हमने कितनी फाइंड की थी? 7,000 माइनस कर दो, ये हमारी आ गई स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, जनरल बोरोइंग कॉस्ट। वर्किंग नंबर 3। हाँ जी, जनरल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन में हमने कितनी फाइंड की? जनरल बोरोइंग कॉस्ट 18, ये आपकी आ गई टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 61,334। ओके होगी बात? अच्छा, अब हम फाइंड करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे आएगी? जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट इनकर्ड प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना चाहते हो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट इनकर्ड, हाँ जी, कॉस्ट इनकर्ड सारी प्लस करके लिखें, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को जितनी पेमेंट्स की हैं सारी प्लस कर दें,
8 लाख पूरा 9,50,000। ये 30 नवंबर तक नहीं देखना, टोटल उस साल के अंदर जितनी पेमेंट्स की हैं उस साल में ऐड कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 6133 कितना आ गया 1011। ये आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई। और अगर आप इसको डेप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइफ पे डिवाइड करके 1 साल 1 महीने की डेप्रिसिएशन भी आ सकती है। ओके होगी बात, बोरिंग कॉस्ट खत्म। लेकिन अभी 2-4 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो सवालों के साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।